हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाना चाहती है। और कंपनी जो है, जो क्रॉप्स होती हैं उस फील्ड में काम करती है। क्रॉप्स के अंदर में जो दवाई जो कीटनाशक लगते हैं उनको मारने वाली दवाइयाँ बनाती है। साथ में जो आसपास में जो क्रॉप के आसपास में घास होता है उसको मारने वाली दवाइयाँ बनाती है। फंगस लगती है तो फंगस को मारने वाली दवाइयाँ बनाती है। कम जो क्रॉप होती है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें तो न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली जो दवाइयाँ बनाती है। ये कंपनी क्रॉप्स के फील्ड में, फार्मर्स के फील्ड में काम करती है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है। कंपनी का नाम है जीएसपी क्रॉप साइंस। इसका जो आईपीओ है 16 मार्च से 18 मार्च के आसपास में खुलने वाला, बीच में खुलने वाला है। 320 रुपये का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 1500 करोड़ रुपए पूरी वैल्यू इन्होंने जो अपनी कंपनी की लगाई है। 400 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 240 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 160 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनको बेसिकली 170 करोड़ रुपए तो अपना लोन चुकाने में काम में लेने वाली है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी के पास में आ रहा है उसका कंपनी ने कोई जवाब खास दिया नहीं है कि हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। और अच्छा खासा पेमेंट जो है कंपनी के प्रमोटर्स उनकी जेब में जा रहा है। तो आई थिंक ये जो आईपीओ लेके आया जा रहा है, इसकी वैल्यू ये जितनी लगा सकते थे उतनी इन्होंने हाईएस्ट से हाईएस्ट लगाने की कोशिश की है यहाँ पर। भावेश जो ब्रिजमोहन शाह जी जो हैं इस कंपनी को आज के दिन मेनली चला रहे हैं। कंपनी के ऊपर अगर हम लोग लिटिगेशन सेक्टर को देखते हैं, कि लिटिगेशन वाले मैटर्स को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस इनके ऊपर में हो रखे हैं और इन्होंने भी अच्छे खासे कर रखे हैं। इन्होंने जो केसेस वगैरह कर रखे हैं वो बेसिकली ज़्यादातर पेमेंट से रिलेटेड कर रखे हैं, अच्छे खासे केसेस। पेमेंट जैसे डीलर्स हो गए, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, उससे रिलेटेड अच्छे खासे केसेस कर रखे हैं। एंड और या फिर बाकी जो केसेस हैं वो पेटेंट से रिलेटेड कर रखे हैं। जो पेटेंटेड इनके पास में जो ट्रेडमार्क्स हैं उससे उसको नाम को यूज़ करके किसी और ने माल बेच दिया, सामान बेच दिया, उससे रिलेटेड अच्छे खासे केसेस इन्होंने कर रखे हैं। इनके ऊपर भी केसेस हो रखे हैं, वो लेबर से रिलेटेड हो रखे हैं, या फिर जो इंस्पेक्टर्स जो होते हैं जो कि जो जांच करते रहते हैं प्रोडक्ट्स की, उन्होंने जो केसेस कर रखे हैं उसकी वजह से हैं। बाकी टैक्स से रिलेटेड भी 42 केसेस हैं। तो टोटल मिला के इनको जो खर्चा हो सकता है वो 52 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। दैट इज़ बैड थिंग। नेक्स्ट कंपनी की जो अगर हम लोग हिस्ट्री को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 1985 में ये कंपनी खुली थी एंड उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज किया 2003 के अंदर में। और फिर अभी जो आईपीओ से पैसे उठाने के लिए इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में खुद को कन्वर्ट कर लिया। ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए कि इनके आज के दिन जो है 4-5 जो फैक्ट्रीज हैं वो चल रही हैं। एंड जिनके इन्होंने कब कौन सी फैक्ट्री इन्होंने चालू की तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। कंपनी की आज के दिन 2 सब्सिडरीज जो है इंडिया में देखने को मिल रही है और 1 सब्सिडरी इंडिया के बाहर देखने को मिल रही है। और जो बाहर वाली जो इंडस्ट्री जो कंपनी है, सब्सिडरी है, उसको इन्होंने यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए खरीदा हुआ है। दैट मीन्स इन्होंने एक्वायर किया था किसी ऑलरेडी वहाँ पे लिस्टेड कंपनी को, वहाँ की मतलब वहाँ की कंपनी को। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी को जो ब्रिजेश शाह जी जो हैं, भावेश शाह जी जो हैं वो जो चला रहे हैं इसको, उनकी ऑलरेडी जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनमें भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। दैट इज़ नाइस। कंपनी को जो सीएफओ हैं, ये मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि जो इनको सीएफओ हैं होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। बिकॉज जो इंसान डायरेक्टर भी होता है कंपनी में और वो एक जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसको भी संभालता है, तो उसको हम होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ इस कंपनी के शैलेश शायल जय शाह जी जो हैं, वो डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं एचआरएस आलूग्लीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी में। इसका भी रिसेंटली ही आईपीओ आया था एसएमई कैटेगरी के अंदर में। और ये जो आईपीओ है, ये जो कंपनी है, लिस्ट होने के बाद में ऊपर भागती ही जा रही है। दो इस कंपनी में कुछ खास वैल्यू नहीं है बट स्टिल भी ये भागे ही जा रही है। तो इसको जो आज के दिन डायरेक्टरशिप में कौन है, शायद, राइट। तो उम्मीद है इसको भी ये लोग भगाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट होती है ये प्रमोटर्स की लिस्ट होती है एंड वहाँ पर जो लिस्ट है वो डायरेक्टर्स की लिस्ट है। तो डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। और अच्छी खासी इन्होंने ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को भाग रही है इनके होते हुए। तो आई थिंक इनके पास में एक एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी नंबर्स को ही देख रहे हैं। सीएफओ इज द वर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो नंबर्स को देखता है, पैसों को देखता है, राइट, कैपिटल को देखता है। नेक्स्ट इनके पास में जो एक्सपीरियंस रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा ही है दोनों के पास में ही। एंड जो सैलरी उठा रहे हैं आज के दिन, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी उठा रहे हैं, राइट। 25 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है और ये 40 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर में पहुंच जाएगी भावेश जी की। शैलेश जी की भी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिले, जो कि 25 लाख, सॉरी, हाँ, 25 लाख रुपए तक के आसपास में पहुंच जाएगी पर एनम। पर एनम 2.5 करोड़ पहुंच जाएगी, नॉट 25 लाख,
₹2.5 करोड़ पर एनम पहुंच जाएगी अभी बहुत ही जल्द। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कि जो कंपनी जो लोगो, जो नाम वगैरह सब कुछ देखते हैं वो अच्छे खासे आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिला। 193 ट्रेडमार्क्स इन्होंने आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं और अच्छे खासे लेवल पे पेटेंट्स भी रजिस्टर करवा रखे हैं। दैट इज़ नाइस। कंपनी में 1221 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है वो मोस्टली सारी ओन्ड ही है। एंड यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये 100 साल के लीज पे है, तो ये ओन्ड काइंड ऑफ ही थिंग है। बाकी वेयर हाउसेज इन्होंने ज़रूर जो हैं लीज पर ले रखे हैं। बाकी सब्सिडरीज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सब कुछ लीज पर है। कंपनी का जो मोस्टली माल है, रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है अच्छा खासा, लगभग 42%। कंपनी का जो खर्चा है रॉ मटेरियल के ऊपर में वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ में। कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 78% के आसपास में चल रही है। अगर हम लोग एग्रीगेट यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 50% के आसपास में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अपनी फैक्ट्रीज़ को लेकर के। तो लगभग 5 फैसिलिटीज़ हैं इनके पास में आज के दिन, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में। नेक्स्ट ये इनके फैसिलिटीज़ के आप लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हैं आराम से। इफ़ यू वांट टू सी द पिक्चर्स क्लियरली यू कैन पॉज़ द वीडियो एंड हैव अ लुक एट देम। कंपनी का जो मोस्टली इन जो रेवेन्यू आता है, जैसे मैंने बताया कि कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बेचती है, तो उसमें भी 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं टेक्निकल्स, एक होती हैं फ़ॉर्मूलेशंस। फ़ॉर्मूलेशंस और टेक्निकल्स में फ़र्क क्या है? मोस्टली रेवेन्यू फ़ॉर्मूलेशन से आता है और फ़ॉर्मूलेशन से ही आना चाहिए। फ़ॉर्मूलेशंस क्या होता है? जो कम बहुत सारे जो पर्टिकुलरली टेक्निकल्स क्या होता है? टेक्निकल्स को समझ लो कि एक पर्टिकुलर इंग्रीडिएंट है, एक पर्टिकुलर चीज़ है जिससे कि एक कीटनाशक मरता है, राइट? तो अब हमको दो बहुत सारे कीटनाशक मिलाने हैं तो हम बहुत सारे टेक्निकल्स और दूसरी चीज़ों को मिलाकर के एक फ़ॉर्मूला तैयार करते हैं। तो फ़ॉर्मूला इज़ द फ़ॉर्मूलेशन। टेक्निकल्स इज़ द की पॉइंट, की एपीआई, की थिंग, की टेक्निकल्स, की केमिकल जो कि उसमें फ़ॉर्मूला तैयार करने में काम में लिया जाता है। तो टेक्निकल्स का यूजुअली जो कंपनी खुद ही बनाती है और फ़ॉर्मूलेशंस भी खुद ही बनाती है, तो एंड प्रोडक्ट भी कंपनी खुद ही बना देती है और जो उनमें यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंपनी खुद ही बना देती है। कंपनी सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदती है। तो टेक्निकल्स का रेवेन्यू मोस्टली जो दूसरी फैक्ट्रियाँ खरीदती हैं जिनको अपने फ़ॉर्मूलेशंस तैयार करने होते हैं, वो इनसे आई थिंक टेक्निकल्स खरीदते हैं। और फ़ॉर्मूलाज़ तो हैं वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर के लिए बनते ही हैं। नेक्स्ट कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू फ़ॉर्मूलेशन से ही आता है, दैट इज़ नाइस। कंपनी का एक ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे अगर एक हमारे सामने आया है कि कंपनी का जो पेटेंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है मोस्टली, और वो बढ़ भी नहीं रहा है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो वो बढ़ भी नहीं रहा है। मोस्टली जेनेरिक जो सेल है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स की जो सेल है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। अब दैट इज़ ए क्वेश्चनिंग थिंग ओवर हियर कि इनका जो रेवेन्यू है मोस्टली और बढ़ नहीं रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस ओवर हियर कि इनका पेटेंटेड प्रोडक्ट से अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा होता, मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए ओवरऑल रेवेन्यू का बढ़ रहा होता, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात होती। बाकी नंबर्स में अगर देखने की कोशिश करें तो नंबर्स में बढ़ रहा है, बट ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो बढ़ नहीं रहा है, नंबर्स के हिसाब से तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट कंपनी का जो माल है अच्छा खासा इंडिया के बाहर भी बिकता है, दैट इज़ अगेन नाइस। और B2B सेलिंग भी इनकी अच्छी खासी टेक्निकल्स की भी होती है और फॉर्मुलेशंस की B2B फॉर्मूलाज की भी B2B सेलिंग होती है, बट फॉर्मुलेशंस की B2B सेलिंग जो है टेक्निकल्स के मुकाबले कम होती है। बाकी मोस्टली फॉर्मुलेशंस B2C में ही बिकते हैं, दैट इज़ नाइस एज वी प्रिडिक्टेड। नेक्स्ट टॉप 10 कस्टमर्स से कंपनी का जो रेवेन्यू है ओवरऑल अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज घटता जा रहा है, दैट इज़ ए नाइस थिंग। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का इंसेक्टिसाइड से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और ये इनके प्रोडक्ट्स की कुछ फोटोज आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं कि कंपनी में कितना पैसा टोटल मिला के लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो लगभग 530 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो बिफोर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो इज बेकार। डेट में जो है वो जो सामान उधारी में उठा रखा है जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उधारी में सामान वो भी मैं डेट में कन्वर्ट मतलब काउंट कर रहा हूँ। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि कंपनी ने इस साल जो आईपीओ लेके आने से पहले जो 6 महीने का जो डेटा है सितंबर तक का, उसमें अच्छा खासा माल क्रेडिट पे दिया है, जिसकी वजह से इनका ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट? तो ये थोड़ा सा सेल को पुश करने की जो टेक्निक है आईपीओ के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ये एक थोड़ी सी खराब चीज़ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अभी जो देखा है हमने उसको देखते हुए नज़र आ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मल थे, यहाँ पे नॉर्मल थे, यहाँ पर फिर थोड़े से बढ़े, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम लोग इनकी नंबर्स को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे 1200 करोड़ का रेवेन्यू मतलब माल बिका, यहाँ पे 1150 करोड़ का माल बिका, यहाँ पे 1300 करोड़ का माल बिका, और यहाँ पे सीधा ही 6 महीने के अंदर में ही 850 करोड़ का माल बिक गया। तो पूरे साल का हो गया लगभग 1700 करोड़।
ये काफ़ी ज़्यादा अचानक से इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इस नंबर को अगर ट्रेड रिसीवर्स के साथ में देते हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने उधारी पे माल बेचा है डीलर्स को बेचने के लिए, नंबर्स को बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा-सा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नज़र आता है। नंबर्स की अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ ओके फॉर दिस कंपनी, नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड। एंड जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता ही दिए कौन से हैं। मेन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो एक तो जो मैनेजमेंट को लेकर के मोस्टली मुझे यहाँ पर दिक्कतें नज़र आ रही है। जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी-सी दिक्कतें कर रहा है। बाकी जो नंबर्स हैं वो भी थोड़े से डरावने ही हैं, जिनको पुश करके दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बाकी ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में जो दूसरी कंपनियाँ जैसे पीआई इंडस्ट्रीज हो गई, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सुमिटोमो केमिकल इंडिया, इसके जो नंबर्स हैं, इसके नंबर्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इनके भी नंबर खराब ही हैं। दूसरी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे धानुका एग्रीटेक को, तो इसके नंबर्स को देखते हैं तो इसके नंबर्स भी खराब ही हैं। तो इस सेक्टर में जो दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी हालत थोड़ी सी खराब ही नज़र आ रही है। इसकी तो हालत तो खराब नहीं नज़र आ रही, इसकी हालत तो अच्छी है। राइट, इन पेस्टिसाइड्स वाली जो कंपनी है इसकी तो हालत ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि नंबर्स को लेकर के जो पी रेशियो के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अगर हमको इनके जो प्रोजेक्टेड नंबर है, क्योंकि 6 महीनों के अंदर में 82 करोड़, तो 80 करोड़ मान लो राउंड ऑफ करके, तो 160 करोड़ रुपए, तो राउंड ऑफ करके 150 करोड़ रुपए मान लो। 150 करोड़ के हिसाब से कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू लगाई 1500 करोड़ का, 10 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव नजर आता है। बिकॉज 10 का पी रेशियो इसका है 32 का, इसका है 35 का, इसका है 16 का, इसका है 15 का। तो इनके मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी लुक्रेटिव नजर आता है। बट हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करना है, बिकॉज इन्होंने जो नंबर्स हैं उनको पुश करने की कोशिश की है क्रेडिट पे माल देके, राइट, जो कि इफेक्ट करेगा अभी आने वाले टाइम में। बिकॉज कब तक क्रेडिट पे माल देके अपनी सेल को पुश करोगे? वो अल्टीमेटली जो जनरली सेल आनी है वो तो उतनी तो आनी है, जो नॉर्मल ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ ही रहेगी या फिर डी ग्रोथ आएगी। तो उसके साथ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम 100 करोड़ का बिल लेके चलते हैं तो यहाँ पे 15 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले जो मार्केट ने दूसरी कंपनियों को वैल्यू देखी उनके हिसाब से 10 का पी रेशियो, 15 का पी रेशियो जो है उसके आसपास इन्होंने वैल्यू लगाई है। तो हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू इन्होंने लगाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं कि कितना पैसा इस कंपनी में नेटवर्थ के हिसाब से लगा हुआ है, तो 529 करोड़ रुपए, 530, और कंपनी के पास में जा रहे हैं और 240, तो लगभग 200 करोड़ रुपए, और बाकी खर्चा निकाल लो तो लगभग 530, 550, 750 करोड़, 750 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 का पीबी रेशियो निकल गया था, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1.77 का, इसका 2.81 का, इसका 6 का है, इसका 4.4 का, 4.14 का। तो बेसिकली पीबी रेशियो वाइज भी वैल्यू यहाँ पर थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अब ओवरऑल देखा जाएगा कि जो इसको भी क्या, जो कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है, ऑल टाइम डायरेक्टर जो हैं इस कंपनी में उस कंपनी में भी थे, तो उनका कुछ जादू यहाँ पे चलेगा नंबर्स को लेकर के। तो लेट्स वी हैव टू सी दैट एंड किस तरीके से पुश करवा पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में जो आईपीओ स्ट्रेटेजी हमारी बनी हुई है उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अगले 6 महीनों तक के लिए आप इसको आईपीओ स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू फिलहाल के तौर पे इस कंपनी में बनाना ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में फिर से नंबर्स को देखेंगे तो फिर बनाएंगे। बाकी लिस्टिंग की ज़्यादा उम्मीद नहीं, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा हालत ख़राब सिचुएशन से चल रहा है। बाकी इसकी जो हवा है, आज के दिन जो हवा बन रही है वो अभी तक तो कुछ खास बन नहीं रही है, मतलब कुछ बन ही नहीं रही है हवा तो, बिकॉज मार्केट डरा हुआ है अभी। मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसकी हालत को देखते हुए तो आईपीओ की भी फिलहाल के तौर पे हवा बन ही नहीं रही है, किसी भी आईपीओ की नहीं बन रही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।